दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। राजनीति के अंदर इस समय बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद पहले कभी ना हुआ हो। राजनीति के अंदर इस समय आज कहें या आज से पिछले 2-3 साल में ऐसे ऐसे मुद्दे उठ रहे हैं जो कभी नहीं उठे, और उन मुद्दों को उठाने वाले लोग वो हैं, उन मुद्दों पर बात करने वाले लोग वो हैं। अगर मैं उनको ये कहूं कि भले ही उनको पद्म विभूषण तो मिल गया हो, लेकिन उनकी जो राजनीतिक सूझबूझ है, अगर आप उस पर जाएंगे तो फिर आपके दिमाग पर भी सवालिया निशान लग जाएगा। एक नई नई नेता बनी है कंगना रनावत, फिल्म अभिनेत्री, आजकल मंडी से भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट हैं। उनके कई इंटरव्यूज़ मैंने देखे और उनका 3 दिन पुराना एक इंटरव्यू बहुत चला और उसको देखने के बाद में ज़रूरत पड़ी कि आखिर अगर कंगना रनावत जी का ज्ञान बहुत बड़ा है तो फिर हम अपने ज्ञान को थोड़ा सा बड़ा कर लें, और अगर कंगना रनावत जी का ज्ञान अभी इतना विस्तृत नहीं हुआ तो आखिर फिर उन मीडिया बंधुओं को उनसे पूछना तो चाहिए था। कंगना रनावत का आपको एक बयान याद होगा जो उन्होंने आज से कुछ समय पहले दिया था, और उस समय उन्होंने कहा था कि भारत 2014 में आज़ाद हुआ। दोस्तों, कितना बड़ा अपमान था वो देश के शहीदों का, जिसने ये कहा कि भारत आज़ाद 1947 में नहीं हुआ, 2014 में हुआ। करोड़ों करोड़ों लोगों ने, लाखों लाखों लोगों ने जो देश के लिए अपनी शहादत दी, जो देश को आज़ाद कराने के लिए जो उनकी भूमिका रही, उनकी सारी शहादत को एक फिल्म अभिनेत्री ने 1 मिनट के अंदर एक तरह से कहें तो मिट्टी में मिला दिया। उन तमाम शहीदों की शहादत जिन्होंने कि देश के लिए जिए, देश के लिए मरे, जिनकी जिज्ञासा थी, जिनकी इच्छा थी, जिनकी आरजू थी, जिनकी उम्मीद थी, जिनका भरोसा था कि एक दिन देश आज़ाद होगा, जो इसी उम्मीद में अपने शरीर का बलिदान दे गए, सर्वोच्च बलिदान दे गए कि जब देश आज़ाद होगा तो फिर हमें याद किया जाएगा। लेकिन ऐसे लोग, कंगना रनावत जैसी फिल्म अभिनेत्री, उन्होंने ये कहा कि मुझे लगता है कि देश आज़ाद ही 2014 में हुआ। बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, किसी के कहीं विचार हो सकते हैं, किसी को कोई नेता पसंद हो सकता है, किसी को कोई पॉलिसीज़ पसंद हो सकती हैं, लेकिन ये तो नहीं कहा जा सकता कि देश 2014 में आज़ाद हुआ था। देश तो 1947 में आज़ाद हुआ था, और आज़ाद भारत के अंदर हर प्रधानमंत्री का, हर नेता का अपना अपना योगदान था। चाहे वो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, चाहे वो देवे गौड़ा प्रधानमंत्री बने, चाहे वो राजीव गांधी थे, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, चाहे वो कोई भी नेता जिन्होंने शासन किया, चाहे वो 10 साल का लगभग जो सरकार चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, हर नेता का, हर व्यक्ति का, हर राजनीतिज्ञ का, और मैं तो ये कहूँगा कि हर व्यक्ति का देश के लिए अपना अपना योगदान होता है। लेकिन कंगना रनावत ने तो ये कह दिया था कि देश आज़ाद ही नहीं हुआ था तब तक। खैर, कंगना रनावत जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है, और ये राजनीति है, ये चुनाव है, और राजनीति के अंदर सब कुछ चुनाव जीतना ही सब कुछ होता है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और जो टिकट बांटते हैं वो भी जानते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन क्या ऐसे नेताओं को जब छोड़ा जाता है, जिनको नया नया नेता बनाया जाता है, क्या उनकी जुबान पर लगाम नहीं लगानी चाहिए? अब कह रही थी अभी वो, जिस वीडियो का मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, कि वो एक माननीय पत्रकार महोदया को इंटरव्यू दे रही थी, और उन महोदया ने भी उनसे ये नहीं पूछा कि आखिर किस लिहाज से कह रही हैं। वो कह रही थी कि देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। वो ये कह रही थी कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री होते तो ये होता। तो पहला तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो पहली सरकार भारत की बनी, जो 1952 में बनी, हालांकि अगर ये कह सकते हैं कि 1900 गणतंत्र की जो सरकार थी, पहली सरकार गणतंत्र वाली मानी जाएगी, वो 1952 की बनी, और उस सरकार के मुखिया थे, प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 1947 में 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ, तब भी प्रधानमंत्री जो नियुक्त हुए वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और देश के गृह मंत्री बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। हम उनकी बात कोई बड़ा कर दें कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री होते, जो गृह मंत्री थे वो अगर प्रधानमंत्री उनको नियुक्त किया गया होता,
हालांकि उन्होंने तमाम, एक बड़ी हास्यास्पद बात और आती है इसके अंदर दोस्तों, आदरणीय कंगना रनावत जो कह रही हैं, वो आदरणीय कंगना रनावत कह रही हैं कि सरदार पटेल इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बने कि उनको इंग्लिश नहीं आती थी। तरस आता है ऐसे लोगों के दिमाग पर, तरस आता है ऐसे लोगों की शिक्षा और सोच पर कि आखिर सरदार पटेल जो बैरिस्टर थे वो कंगना रनावत से पूछने आए कि मेरी शिक्षा कितनी हो जिससे मैं प्रधानमंत्री बन जाता। इसलिए मैं कहता हूं कि तरस आता है ऐसे लोगों की बातों पर, और तरस आता है उन लोगों को राजनीति में लाने वालों पर भी। कंगना रनावत भले ही अब चुनाव जीत जाएंगी, चुनाव जीत कर हो सकता है अगर सरकार देश में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, मोदी जी की बनेगी, हो सकता है कंगना रनावत उस सरकार के अंदर सूचना व प्रसारण मंत्री भी बन जाएं। लेकिन बड़ी बात है, वो कह रही थी कि उसके अंदर सरदार पटेल इसलिए नहीं बने प्रधानमंत्री कि उनको अंग्रेजी नहीं आती थी। क्या गजब कमाल है दोस्तों। और उसके बावजूद उनकी एक और चीज़ देखिए आप, हालांकि मैं आपको यहाँ पर ज़रूर आपको एक बात से जोड़ दूँ, और कंगना रनावत जी को भी पता होना चाहिए कि अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो क्या होता, क्योंकि सरदार पटेल ने गृह मंत्री होते हुए जिन संगठनों पर रोक लगाई थी, जिन संगठनों पर बैन किया था, उन संगठनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी था, आरएसएस। खैर, बात आती है कि सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस जी का जो आधिकारिक घोषणा है जो ब्रिटिश सरकार ने की थी कि सुभाष चंद्र बोस का निधन हो गया 1945 में। हालांकि उसको लेकर तमाम विरोधाभास हैं, उसको लेकर तमाम विरोधाभास हैं कि सुभाष चंद्र बोस का निधन 1945 में हुआ या उसके बाद कभी हुआ। कभी उनको कहा गया कि उनको सन्यासी संत के रूप में देखा गया, कभी उनके लिए तमाम प्रकार की बातें नेताजी सुभाष बाबू के बारे में हुई। लेकिन ब्रिटिश जो जानकारी आधिकारिक कहती है वो कहती है कि 1945 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का निधन हो गया, और जो आधिकारिक जानकारियां होती हैं उनको मानना पड़ता है। आगे चलते हैं तो कंगना रनावत ने कहा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। उनको एंकर बाबू ने भी ठीक नहीं किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन जन के आराध्य हो सकते हैं, और यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी आपको मैं 3-4 जो फैक्ट्स हैं वो ज़रूर बताऊंगा, और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि किस आधार पर आदरणीय कंगना रनावत जी ने कहा होगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहले प्रधानमंत्री थे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सेना बनाई थी आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज के लिए आप अगर गूगल कर लें या उसके अंदर आपको बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी कि आज़ाद हिंद फौज जो बनी थी वो उस विचारधारा के खिलाफ थी जिस विचारधारा से कंगना रनावत जी आजकल जुड़ी हुई हैं। इसलिए इसमें ज़्यादा आगे बढ़ने से बेहतर मैं आपको और 2-3 बातों से और जोड़ लूँ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की निर्वासित सरकार के मुखिया बने थे, प्रधान। आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना की थी वो की थी रास बिहारी जी ने, और रास बिहारी जी की उम्र जब 70 साल के आसपास हो रही थी रास बिहारी बोस की, तो उनको था कि किसी को कमान दी जाए। किसी वीडियो में आपको आज़ाद हिंद फौज के बारे में, रास बिहारी बोस के बारे में और चटर्जी जी के बारे में और सुभाष चंद्र बोस के बारे में बड़े विस्तार से बताऊंगा। आज क्योंकि आदरणीय कंगना रनावत जी ने जो कहा कि सुभाष चंद्र बोस देश के पहले प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, तो आपको जानकारी दे दूं कि 1943 में जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक तो रास बिहारी बोस थे, जिसकी कमान, जिसके प्रधान सेनापति आप कह सकते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। 1943 में जब वो गए सिंगापुर में, तो उन्होंने वहाँ पर पहली अपनी निर्वासित सरकार, आज़ाद हिंद फौज की निर्वासित सरकार बनाई, और उसके मुखिया हुए, उसके आप प्रधानमंत्री कह सकते हैं, उसके आप जनरल कह सकते हैं, उसके आप मुखिया कह सकते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुए। आपको एक बात और यहाँ जोड़ दूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की पहली निर्वासित सरकार के मुखिया या प्रधानमंत्री नहीं थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से पहले 1 दिसंबर 1915 को मौलाना बरकत उल्लाह भोपाली, नाम ध्यान कीजिए, मौलाना बरकत उल्लाह भोपाली जो भोपाल के थे, उन्होंने 1 दिसंबर 1915 को
काबुल के अफगानिस्तान में एक अपनी निर्वासित सरकार का गठन किया था और पहली निर्वासित सरकार के मुखिया थे मौलाना बरकत उल्लाह भोपाली। उस सरकार के जो राष्ट्रपति थे वो राजा महेंद्र प्रताप थे। राजा महेंद्र प्रताप के लिए आज अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी बन रही है। राजा महेंद्र प्रताप 1953 में लोकसभा का चुनाव भी लड़े, मथुरा से निर्दलीय, उनको हालांकि कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया और उस चुनाव के अंदर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी चौथे नंबर पर रहे थे और महेंद्र प्रताप निर्दलीय चुनाव जीते थे। तो कंगना रनावत जी अपनी जानकारी को ठीक करें कि जो भारत की पहली निर्वासित सरकार थी, अगर आप निर्वासित सरकार के मुखिया का नाम भी लेते हैं तो फिर वो मौलाना बरकत उल्लाह भोपाली थे, जिसके राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप थे, जिनके बारे में कि आप जो ब्रिज का एरिया है, मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़, इस तमाम एरिया में जाकर के राजा महेंद्र प्रताप का नाम है। और उनके बारे में कभी प्रधानमंत्री ने भी कुछ कहा था, मोदी जी ने भी, और आपसे किसी वीडियो में उस निर्वासित सरकार का पूरा जिक्र भी करूंगा। लेकिन अब क्योंकि कंगना रनावत जो कह रही हैं उसको लेकर बात किया जाना बहुत ज़रूरी है, और जब तक देश की युवा पीढ़ी के पास अगर सही साक्ष्य नहीं पहुंचेंगे, अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान ही चलता रहेगा तो फिर दिक्कत होंगी। फिर उस समय पर कंगना रनावत जैसे ही नेतृत्व कहीं आ जाएगा, और अगर ऐसा नेतृत्व आ गया तो आप फिर सोच सकते हैं कि देश कौन सी दिशा में जा सकता है। दोस्तों, आपको इस वीडियो खत्म करने से पहले एक चीज़ और आपसे जिक्र कर दूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनके बारे में कंगना रनावत कह रही हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू तो उदारवादी नेतृत्व थे, और जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुए, चाहे वो फिर शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये तमाम जो नेता थे ये उग्र सोच के नेता थे, और इनको किसी भी कीमत पर सांप्रदाय वाली इस प्रकार की बातें कबूल पसंद ही नहीं थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनके खिलाफ थे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन और हिंदू महासभा थी। जो उस समय दो संगठन चलते थे, एक हिंदू महासभा और एक मुस्लिम लीग। किसी वीडियो में आपसे जिक्र करूंगा कि जिस मुस्लिम लीग के लिए आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि उस पर जो कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाया है, तो फैक्ट्स हैं ये कि उस मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा ने सरकार बनाई थी। आपको यहाँ जोड़ता चलूँ कि 1941 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेज़ों से अंतिम युद्ध की योजना बना रहे थे और गांधी जी के आह्वान पर भारत छोड़ो आंदोलन की तैयारी चल रही थी, उस समय अधिकांश राष्ट्रवादी नेता जो अंग्रेज़ों की जेल में बंद थे, उस समय भारत विभाजन की मुख्य योजनाकार मुस्लिम लीग के साथ सहयोग कर रहे थे। एक और सर्वविदित सत्य है, वो भी आपको जानना जरूरी है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1941 में बंगाल की मुस्लिम लीग सरकार में जिसके मुख्यमंत्री, जिसके मुखिया फजलुर रहमान थे, उस सरकार के अंदर वित्त मंत्री का दायित्व निर्वहन कर रहे थे। इन्हीं फजलुर रहमान ने 1940 में मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में भारत विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव रखा था। तो ये बहुत सारे फैक्ट्स हैं, ये बहुत सारे तथ्य हैं कि अगर आप राजनीति की बातें करेंगे और जब आप इतिहास को उठाएंगे, इतिहास को अगर तोड़ मरोड़ करेंगे, तो फिर लोगों के पास वो पूरी जानकारी नहीं पहुंच पाएगी जो जाननी चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप बस इतना और समझ लीजिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद हिंद फौज थी, जब वो निर्वासित सरकार की तरफ जा रहे थे, तो एक विचारधारा के लोगों ने उस समय कहा था कि आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने के बजाय ब्रिटिश फौज में शामिल हो जाएं। तो ये वो तथ्य हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण ये है कि जिन लोगों को हमारा हुक्मरान बनना है, जिनको हमारे सरपरस्त बनना है, जिनको शासन के अंदर जाना है, जिनको संसद में बैठना है, उनको कम से कम तथ्यपरक बातें जरूर करनी चाहिए। अगर कंगना रनावत राजनीति में आती हैं, उनका स्वागत है। अगर वो सांसद बनती हैं तो उनका स्वागत है। अगर वो सरकार में कोई मंत्री वजीर बनती हैं तो उनका स्वागत है। लेकिन देश के साथ तथ्य तो वही दिए जाने चाहिए जो तथ्य हैं। आपको क्या लगता है कि क्या तथ्यों से छेड़छाड़, इतिहास के छेड़छाड़ नहीं होगी? आपको क्या लगता है कि क्या जिस प्रकार की बातें की जा रही हैं,
क्या ये देश के हित के लिए हो सकती हैं? और आपको क्या लगता है कि क्या इस प्रकार की अगर कोई सोच बना ले, क्योंकि हर व्यक्ति का योगदान है, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जब उन्होंने शपथ ली और उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं उस बात में नहीं जाऊंगा, हर प्रधानमंत्री का, हर नेता का और हर व्यक्ति का देश के उत्थान और विकास में अपना अपना योगदान है। कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।